अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सैयद जुनैद अहमद। सी वॉक लीडरशिप ग्रूमिंग सेंटर में खुश आमदेद। आप देख रहे हैं हमारा चैनल सी वॉक। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए। हमारे नए आने वाले वीडियोस की अपडेट हासिल करने के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। शुक्रिया। मोहतरम जनाब जमील भट्टी साहब और दीगर शुरका, हम सब का ममनून हैं और तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आप हजरात ने वक्त निकाला और हमारे इस फोरम को अपनी इज्जत बख्शी। जैसा कि आप हजरात के इल्म में है कि हमारे इस फॉर्मेट इस प्रोग्राम का ये है कि पहले हमारे गेस्ट स्पीकर जो हैं वो तकरीबन 12 मिनट तक या कम जितना भी आप मुनासिब समझे के इजहार करेंगे। क्योंकि आज हमारे गेस्ट स्पीकर जनाब जमील भट्टी साहब सदर हैं पाकिस्तान कौमी ज़ुबान तहरीक के, और इकनॉमिक अफेयर्स पर भी आपको अबूर हासिल है, ये इनकी एक्सपर्टीज़ है। तो हम ये चाहें कि मोहतरम भट्टी साहब हमें उर्दू ज़ुबान के हवाले से भी और पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से ख़ास तौर पर ब्रीफ करें, इसके बारे में अपने ख्यालात का इजहार करें, और फिर इसके बाद हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और हमारे प्रेसिडेंट मीन टाइम होपफुली ज्वाइन कर लेंगे। और इसी तरह जो हमारे नए बिगनर्स होते हैं उनको भी हम कुछ वक्त देते हैं इस फोरम पे। स्टार्ट में गेस्ट स्पीकर अपने ख्यालात के इजहार करेंगे और फिर हम तमाम जो हमारे नए ज्वाइन करने वाले हैं और हमारी यूथ है उनको कुछ वक्त देंगे। हर पार्टिसिपेंट्स को 2 मिनट के करीब वक्त दिया जाएगा ताकि वो भी ग्रूमिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। और फिर आखिर में हमारे सेक्रेटरी जनरल है फॉर्म के मोहतरम जनाब से जुनैद अहमद, वो इसको सम अप करेंगे और फिर इस तरह से हम प्रोग्राम में इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं तमाम शुरका का शुक्रगुजार हूँ और अभी मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब जमील भट्टी साहब से कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। तो मैं थोड़ा सा, मुझे जैसे कहा गया कि थोड़ा सा अपना तारुफ करा दूँ। तो बेसिकली मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा, फिर बाद में सिविल सर्विस में आ गया और फाइनेंस डिपार्टमेंट मैंने ज्वाइन किया। तो फाइनेंस में मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल काम बहुत किया। मैं हमारा होता है डायरेक्टर जनरल वर्क्स ऑडिट, जिसमें प्रोजेक्ट्स को देखा जाता है। सारे पाकिस्तान का जितना PSDP टोटल बजट है उसका एक दफ्तर है जो उसको ऑडिट करता है। तो मैं उसमें मेरी नौकरी स्टार्ट की, वहाँ मेरा 10-12 साल का तजर्बा है। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहा, डिप्टी डायरेक्टर भी रहा, डायरेक्टर जनरल भी रहा, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तकरीबन मैं 15-16 साल रिप्रेजेंट किया एज ए DG लोकल गवर्नमेंट ऑडिट, एज ए DG ऑडिट वर्क्स, एज ए DG रेलवेज, तो एज ए ट्रेजरर पंजाब यूनिवर्सिटी। तो मेरा ज़्यादा पब्लिक फाइनेंस और प्रोजेक्ट्स पे मेरी ग्रिप है। इसी लिहाज से मैं इंटरनेशनल टीचर भी रहा। हमारे 4 बड़े अदारे इंटरनेशनल, इंटोसाई, एसओसाई, एकोसाई, वर्ल्ड बैंक और ये कॉमनवेल्थ, उनके ट्रेनिंग सेंटर है। मैं उनका मास्टर ट्रेनर रहा, और पाकिस्तान में और दूसरे मुफ्ती ममालिक में मैं प्रोजेक्ट मैन पे, इंटरनल ऑडिट पे और इन पे प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन पे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे, इस पे मैं एज ए टीचर काम करता रहा। और ख़ास तौर पे मेरा प्रोजेक्ट से इसलिए ताल्लुक़ रहा कि मैं 20 साल पंजाब इंजीनियरिंग अकेडमी में इंजीनियर्स को फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पब्लिक इंटरनल कंट्रोल और प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन पढ़ाता रहा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। और उर्दू से मुझे शुरू से लगाव है कि मेरे वालिद साहब अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे, लेकिन वो पंजाबी और उर्दू में लिखते थे। तो मैं स्टूडेंट लाइफ से अखबारों में लिखता आ रहा हूँ, और पहले कलमी नाम से लिखता था नौकरी के दौरान, उससे पहले नाम से लिखता था। रिटायरमेंट के बाद मैं 5-6 किताबें मैंने लिखी, वो मैं तंज़ो मज़ाह लिखता हूँ। और पब्लिक पे अभी मेरी रिसेंट जो किताब आई थी उसका नाम था VIP कबाड़ खाना, तो वो सोशल एक सटायर था। उससे पहले अक़सामी अफसरान बाज़ुबान अफसरान एक किताब थी ब्यूरोक्रेसी पे। फिर मैंने 12-13 मुल्कों का सफ़रनामा लिखा, क्रिटिकल
एंगल से, रोमांटिक नहीं, क्रिटिकल एंगल से कि व्हाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम देम, व्हाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम देम और दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस, उस एंगल से। बाकी पोइट्री मैं करता हूँ इंग्लिश में भी, उर्दू में भी, पंजाबी में भी। तो मेरी इंग्लिश की 2 किताबें पोइट्री की हैं, एक कश्मीर पे भी, उर्दू में भी है जहादी पोइट्री, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो इस लिहाज से अदबी बहाल घराना होने से उर्दू से ज़बान से मेरा लगाव, पंजाबी में भी लिखता हूँ, सराइकी में भी लिखता हूँ, तो इसीलिए कौमी ज़बान तहरीक के साथ मुंसलिक हूँ। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये जो ज़बान है हमारी उर्दू, ये तहरीक पाकिस्तान की ज़बान है। सारी तहरीक पाकिस्तान में कायदा तक जो है ना वो उन्होंने उर्दू सीखी वहीं से अपने कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि राब्ते की ज़ुबान थी। इसके अलावा फिर बाद में ये आइन की ज़ुबान बनी। 1956 वाले आइन में भी जितने भी आइन बने, हत्ता कि 73-73 वाले आइन में मुकम्मल तौर पे कहा गया कि ये कौमी ज़ुबान होगी और 15 साल के अंदर अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा उसकी शक्ल 2051 के तहत। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पर काम नहीं हुआ। 85 में काम हुआ, एक मुक़द्दरा उर्दू ज़ुबान बनी, उससे किताबें लिखी, लिटरेचर बनाया, दफातर के लिए कोर्सेज करवाए। मैं भी उनमें से अफसर में से हूँ जिन्होंने वहाँ का एक कोर्स किया, ओपर यूनिवर्सिटी से दफ्तरी उर्दू ज़ुबान का कोर्स किया। ये सारी तैयारियाँ रहीं, लेकिन एक खुफिया ग्रुप है, मतलब जिसको एलीट ग्रुप कह ले, उनकी दुकानदारी सारी अंग्रेजी से चलती है। मैं आपसे अर्ज करूँ कि मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में को 15-16 साल रहा, तो मैं अक्सर वहाँ भी मैं कहता था कि हम इतने बेईमान नहीं है जितने नालायक हैं। और दूसरी बदकिस्मती है कि हमारा ईमानदार और बेईमान कौम को एक ही कीमत में पड़ता है, उसमें कोई खास फर्क नहीं है, क्योंकि बेईमान खा जाता है, ईमानदार को पता ही नहीं मैंने करना क्या है। तो इस लिहाज से उर्दू ज़ुबान का बहुत रोल है। और मैं शुरू चूँकि लीडरशिप का एक कॉन्सेप्ट है कि लीडरशिप से रेफरेंस से गुफ्तगू करनी है, तो मेरा तो मॉडल जो है ना वो कायद आज़म है, क्योंकि वही हमारा मॉडल है। एक तो उनका बहुत बड़ा माकूल है जी, काम काम और काम, और बगैर काम के कोई बंदा तरक्की नहीं कर सकता, ना कोई कौम, ना कोई इंडिविजुअल, कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरा कि तंजीम, ईमान, यकीन मुहकम और ख़ासतौर पर इंसाफ, सोशल जस्टिस पे कायद आज़म ने बड़ा जोर दिया। और ये सब तब हो सकता है कि जो लीडर है वो अवाम के बारे में जानते हो, अवाम के बारे में आगाही हो, अवाम के मसाइल के बारे में आगाही हो। या अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, मैंने खास स्टेट डिपार्टमेंट में काम किया। मैं रिटायरमेंट के बाद एज ए कंसल्टेंट मैंने KP के गवर्नमेंट के, सिंध गवर्नमेंट, पंजाब के कुछ रूल्स बनाए गवर्नर्स के बारे रिलेटेड। तो मेरे नज़दीक मेरी रिकमेंडेशन इंटरनेशनल एजेंसियों ने भी मानी कि जितने कवानीन है बुनियादी वो सारे उर्दू ज़ुबान में और मुकामी ज़ुबानों में होना चाहिए। इस वक्त जो करप्शन का मेजर एरिया है और रेड टेपिज्म, इन दोनों की वजूहात, मेजर वजूहात जो है ना कम्युनिकेशन है। आवाम को अपने हुकूक का नहीं पता, क्योंकि अक्सर रूल्स एंड रेगुलेशन सारे अंग्रेजी में है। और आप कुछ मालूम होगा, बाहर बैठे ज़रा कम शायद मालूम हो, हमारी ब्यूरोक्रेसी जो पब्लिक से डील करती है वो ग्रेड 16 तक ख़त्म हो जाती है। उसके ऊपर एलीट क्लास है, वो कमरों में बैठती है, अंग्रेजी बोलती है, अंग्रेजी लिखती है, अंग्रेजी माहौल में रहती है, अंग्रेजी रूल्स बनवाती है। जबकि नीचे जो लोग हैं क्लार्क्स थोड़ा के नीचे, वो इंग्लिश का इतना ही जानते, सीना ब सीना एक दूसरे से सीख के। इसीलिए वहाँ बड़ा मशहूर है कि जिस तरह का आपने काम कहे बॉस, उस तरह की वो रूल निकाल के ले आते, क्योंकि जनरल पब्लिक को नहीं पता, वो अंग्रेजी ज़ुबान में है। तो इस लिहाज से हमारी खासी जो मुश्किलात जो है इस लिहाज से। अब हाँ, लीडरशिप और उर्दू का ताल्लुक, तो वो इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में रहा, वहाँ 80-90% डिस्कशन वो उर्दू में और होती है, प्रोविंशियल में भी, फेडरल में। लेकिन उसके मिनट्स जो है वो अंग्रेजी में लिखे जाते हैं, डिस्कशन सारी उर्दू में होती है। अब पिछले दिनों हमने एक कॉन्फ्रेंस की थी लाहौर में, नेशनल कॉन्फ्रेंस उर्दू पे, वहाँ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी थे, डिप्टी स्पीकर भी थे सारे। तो उनसे मैंने अर्ज किया, दे एग्रीड। मैंने कहा जनाब कि आप डिस्कशन बड़ी अच्छी हो जाती है, अब उसके मिनट्स लिखने में 2-2, 3-3 महीने लग जाते हैं, क्योंकि उसका प्रोसीजर, अंग्रेजी इतनी मुश्किल काम है। वो एक लिखता है, फिर उसके बाद ऑडिजनल ऑफिस में जाता है, ऑडिजनल मुझे रेफर कर देता है एज कंसर्न DG, मैं उसके मिनट्स लिखता हूँ, कोई टेक्निकल मसला रहता है, फिर वो वहाँ जाता है। तो मतलब जो डिसीजन का वो ख़त्म हो जाता है कि आपको 4 महीने डिबेट करें, 3 महीने और 4 महीने आप मिनट्स लिखने में लगा दें। तो एक जो गैप है ना डिस्कशन में, फैसलों में और इम्प्लीमेंटेशन में, वो पहले ही बहुत ज़्यादा है। और इसकी बुनियादी वजह यही है कि कम्युनिकेशन जो है, स्टाफ सारा लोअर काम करता है, उनकी इतनी अंग्रेजी अच्छी हो ही नहीं सकती।
ना है। मेरा 30-35 साल का तजर्बा है, वो सारा उर्दू, पंजाबी, सराइकी, पश्तो उसमें काम करते हैं। इसलिए आते जब जो अच्छा, दूसरा इसका पहलू ये है कि जैसे हमारे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में मैं देखता हूँ MNA MPA मिनिस्टर्स, उनकी जो बुनियादी तालीम है, आगाही है कौम के बारे में कि कौम के मसाल क्या है, तरजीहात क्या हैं, इसके अलावा कवानीन रूल्स के बारे में उनको कोई नहीं पता कि बने हैं कि नहीं बने। अक्सर अभी तक मेरा ख्याल है कि ऐसे 10 साल पहले तो ये बड़े लतीफ़े चलते थे कि फलान रूल जब खोला जाता तो पता चलता है कि उसके नीचे क्वीन विक्टोरिया लिखा हुआ है। यहाँ तक रहा कि 15-20 साल तक कि लोगों ने वो भी नीचे से नहीं काटा कि वो वही चला आ रहा था। तो अब उसमें इतनी सख्त ज़रूरत है इसके रूल्स और रेगुलेशन की, चेंज की। मैं बुनियादी तौर पे इंटरनल कंट्रोल का टीचर हूँ या इम्प्लीमेंटर भी हूँ, तो उस एंगल से अगर देखा जाए तो हमारे जो जनरल लीडरशिप है उसको जो काम कर रही है लीडरशिप, वो ग्रेड 16 से नीचे है। उनको तो ना अंग्रेजी का पता, ना रूल्स और रेगुलेशन का पता, ना उनकी ट्रेनिंग है। जो ऊपर है वो नीचे ही नहीं आते। उनके जो रूल्स और रेगुलेशन है वो लीडरशिप का एक जो क्वालिटी, मैं जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ एक चीज़ बड़ा डिस्कशन होती है, नेक नीति और ईमानदारी। मैं अक्सर क्लास में ऑफिसर से जिक्र करता हूँ, ये क्या चीज़ है नेक नीति ईमानदारी, ये क्यों ज़रूरी है? ईमान का हिस्सा है, लेकिन क्यों अमेरिका में लाइट मूड में मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका में जब माँ बच्चा बाहर भेजती है तो उसको आयत करीमा या उसको सूरह यासीन नहीं पढ़नी पड़ती कि उसके बच्चे को बस टाइम पे मिल जाए, बस आज स्कूल में कोई मारे ना, टीचर ना नाराज हो, क्लास से ना निकाल दे, वापसी में कोई झगड़ा ना हो जाए, इसलिए कि वहाँ सिस्टम काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ सिस्टम है ही नहीं। जो मैं असल बात कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ सिस्टम हमने बनाया ही नहीं। जब आप आज़ाद हुए, आपको उसकी रिक्वायरमेंट है कि पब्लिक की एक्सपेक्टेशन बढ़ती है। लोग अंग्रेज़ की बड़ी गलत तारीफ करते हैं, वो जबर से यहाँ हुकूमत करता रहा, रूल्स थे लेकिन वो इतना जबर करता, उसका फियर था कि लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते। अब जमहूरियत है, आपको एक फीलिंग है कि आप बात कर सकते हैं। उसके लिए जो गवर्नेंस के बेहतर तरीका है कि आप सिस्टम्स डेवलप करें। जब तक आप सिस्टम डेवलप नहीं करेंगे, और जितनी ये ब्यूरोक्रेसी की रेड टेपिज्म है या करप्शन है, उसकी मेजर वजह जो है वो ये हमारे रूल्स और रेगुलेशन है, कम्युनिकेशन है, गैप बहुत ज़्यादा। अब मैं कंपैरेटिवली देखता हूँ कि KPK में भी मैं काम किया, मैं एज ए कंसल्टेंट। वहाँ ब्यूरोक्रेसी, वहाँ सब पश्तो बोलते हैं, मतलब चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्टर जो सारे पश्तो बोलते हैं, और वहाँ दरवाजे खुले होते हैं। ये शुरू से मैं, मेरी पहली पोस्टिंग वहाँ 80 में मैं गया था 3-4 माह के लिए। उसका वहाँ जमहूरियत है इस लिहाज से, तो वहाँ इतनी इंसल्टिंग बिहेवियर नहीं होता है, इतना नहीं होता। लेकिन वहाँ दूसरा प्रॉब्लम है, वहाँ लिटरेसी का प्रॉब्लम है, नॉलेज का प्रॉब्लम है। अब मैं एक चीज़ मैं थोड़ी सी बाद में डिस्कशन भी करूँगा प्रोजेक्ट्स पे, जो मेरा सब्जेक्ट है, कि इस वक्त हमारे यहाँ जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सारे पुराने हैं। अब मैं मिसाल देता हूँ। अभी मैं कंसल्टेंट था पंजाब गवर्नमेंट का, मैंने हाउसिंग के पे उनका गवर्नेंस का मॉड्यूल उनको डेवलप करके दिया। आम बंदा है, किसी MN पूछ लो, किसी मिनिस्टर को पूछ रहे, ना उसको पता है कि टाइम ओवररन होने से क्या होता है, ना उसको पता है कि चेंज इन डिज़ाइन होने से क्या नुकसान होता है, ना उसको पता है कि डिले होने से क्या नुकसान होता है, ना उसको पता है कि ड्राइंग ना मिली तो कोई बात नहीं, बना दे, ड्राइंग में बात आ जाएगी, काम शुरू कर दे। उसकी बेशुमार मिसालें हैं। मैं तो मेरे कोई 14-15 स्कैंडल प्रोजेक्ट जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश हुए, जिसमें लाहौर एयरपोर्ट था, कराची एयरपोर्ट था, सारे बुलान मेडिकल कॉलेज, वो उसकी मैं तफसील करूँगा। तो इनकी बुनियादी नाकामी की वजह आगे ही है, आगे ही। अब देखिए ना, अपना एक प्रोजेक्ट, ना उनको पता है एस्टिमेट क्या होता है, प्रोजेक्ट क्या होता है, ना उनको पता है रूल्स और रेगुलेशन क्या होते हैं, ना उनको तो SOPs का पता है, ना उनको वो। मतलब मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। 1973 में भुट्टो साहब क्वेटा गए तो उन्होंने कहा कि यहाँ की बहुत बड़ी मेडिकल कॉलेज की रिक्वायरमेंट है। उन्होंने एक बुलान मेडिकल कॉलेज का ऐलान कर दिया, 3 करोड़ रुपए का एस्टिमेट था, 3 साल में बनना था। आप हैरान होंगे, वो 3 साल की बजाय 16 साल में बना, और इसकी जो कॉस्ट है वो 3 करोड़ की बजाय 83 करोड़ चढ़ेगी। और उसकी इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि जो डिज़ाइन करने वाले थे, जो इम्प्लीमेंट थे, वहाँ कोयटे में चूँकि अर्थक्वेक एरिया है, वहाँ बुनियादी से है कि जब इसने डबल स्टोरी दुकान भी बनानी है, वो उसमें 7 दीवारों में भी वो सरिया डालेगा, और उसका खास डिज़ाइन होगा, बगैर सरिये का कोई दीवार नहीं होगी, कोई खिड़की नहीं होगी।
और उससे के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान से मकान सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना, किसी ने जेट सर्टिफिकेट नहीं लिया। मैं एज ऑडिटर गया तो मैंने उनसे सर्टिफिकेट मांगा, उन्होंने कहा जी वो जरूरत ही नहीं है, हम खुद इंजीनियर हैं। मैंने कहा एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, एक स्पेशलाइज्ड है, तो मैंने खुद अप्लाई कर दिया कि उनसे सर्टिफिकेट लेने के लिए। आप हैरान होंगे, वो पता चला कि जो द ब्लॉन्ड मेडिकल कॉलेज इज लाइंग ऑन द मेन सेस्मिक जोन, अगर जलजला आता है तो कोटा शायद बच जाए, ये नहीं बचेगा। अब फिर उसको रीइंफोर्स करने के लिए पूरा बन चुका था, उसको रीफोर्स करने के लिए 10-12 साल लग गए, डिपार्टमेंट लड़ते रहे, कभी उसकी गलती, कभी उसकी, कई लोग अंदर हो गए, कभी बाहर हो गए। तो करते करते तकरीबन वो जो 3 साल में बनना था वो 3 करोड़ की बजाय 83 करोड़ में बना। और इस तरह की मिसालें जो हैं, तो ये इसमें जो है ना, इल्म आके ही वो जितना लिटरेचर है प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड, मैं MNS की ग्रांट का इंचार्ज रहा हूँ, मैं वो MNMP आते थे, मैं उनको कहता कि सर इतने ना बनाओ, यहाँ ना बनाए, ये इसका तो कैचमेंट एरिया ही नहीं है, ये स्कूल इतनी दूर है, अस्पताल इतनी दूर है, वहाँ तो सड़क ही नहीं है। अभी मैं सिंध के गवर्नमेंट के साथ था, वहाँ हमने यूरोपियन यूनियन ने पैसे दिए थे, हमने 9 स्कूल बनाए। गलती यूरोपियन यूनियन से हुई, मैं इनको कहता भी रहा कि आप इनको कंपलसरी करें कि हम साइट सेलेक्ट करेंगे, सारा कुछ करेंगे। उन्होंने कहा अगर आप साइट सेलेक्ट करेंगे, ड्राइंग सेलेक्ट करेंगे, फिर हम आपको पैसे, यूरोपियन यूनियन का फिर हम पैसे नहीं देंगे आपको, खुद करेंगे। तो सिंध की गवर्नमेंट चाहती है कि हम खुद एग्जीक्यूट करें, लिहाजा उन्होंने कहा कि हम जमीन आपको मुफ्त देते हैं और सारा फैसिलिटी मुफ्त देते हैं। तो यूरोपियन यूनियन को पैसे दे दिए। अब 9 स्कूल बन गए, 7-8 करोड़ की एक बिल्डिंग जब बन गए, जब हम टेक ओवर करने गए तो मुझे उस इंस्पेक्शन के लिए भेजेगा, पता चला कि वहाँ सड़क ही नहीं है उनको स्कूलों तक, रास्ता नहीं है। जमींदारों ने अपने जमीनों में बनवा ली, जमीन बेच के। अब इस तरह की ये जो चीजें हैं, किसी के इल्म हो तो खौफ आता है, अगर अब इल्म हो तो खौफ आता है, लेकिन चूंकि इल्म ना हो तो फिर वो जहालियत की इंतहा तक पहुंच जाता है। तो यही हाल आपके बेशुमार है। मैं लाहौर एयरपोर्ट का मैं मिसाल देता हूँ, उसका मैंने एवेल्यूशन की थी, तो उसके हमारी 80% ट्रैफिक उस जमाने में 80s में डाइवर्ट हो गई थी न्यू दिल्ली। वो एयरपोर्ट जब बनना था तो उसमें एक, आप इंजीनियर हैं खासे लोग, मैं इंजीनियर के साथ रह के इंजीनियर हो गया, उसमें था कि जो कंक्रीट इस्तेमाल होगा वो जो होगा नॉन अल्कलाइन होगा। अब नॉन क्लाइन MIS के एक इंचार्ज थे जो उसके, वो इतने ज़्यादा इंजीनियर, उन्होंने बजरी मिल नहीं रही थी, कुछ झगड़ा हो गया जहाँ से मिलती थी, उन्होंने दूसरी बजरी डालना शुरू कर दी। अब जो बन गया तो वो वाटर, बारिशें हुई तो उसका जो इफेक्ट हुआ बारिशों का अल्कलाइन बजरी के साथ, तो बीच में गैप पड़ गया, तो जम्बू जब लैंड करता था तो उसके हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो जाता था, तो सारी ट्रैफिक आपकी जो है ना वो न्यू दिल्ली डाइवर्ट हो गई। अब ये उसके बाद फिर उसके ऊपर भी लतीफ़ा हुआ कि इंटरनेशनल कंसल्टेंट हायर किया गया, उन्होंने कहा कि ये आप ऐसा करें, इसके ऊपर ना एक हम केमिकल देते हैं, वो 1 इंच का डाल दें लेयर, ये ठीक हो जाएगा। तो वहाँ एक इंजीनियर थे, उन्होंने कहा कि 1 इंच की बजाय 2 इंच डाल दें, पैसे की कोई बात नहीं। अब आप ज़्यादा समझते हैं कि वो 2 इंच हो गया तो उसकी तो अपनी एंटिटी बन गई, वो फिर ब्रेक हो गया। इस तरह के मतलब ये आगे ही के रूल्स के, रेगुलेशन के, सिस्टम्स के, ऑपरेशन सिस्टम के, SOPs के, ये जब सारे अंग्रेजी में है। और एग्जीक्यूट, मेरी जो एक बात पर जरा गौर कीजिए, एग्जीक्यूट करने वाले सब इंजीनियर अनपढ़ किस्म के लोग, क्योंकि जो हमारा कल्चर है कि अफसर तो कमरे से निकलता नहीं, तो ये सारे नुकसानात जो है ये कम्युनिकेशन से है। और मॉनिटरी सिस्टम यहाँ कोई नहीं है, एवेल्यूशन सिस्टम कोई नहीं है, स्टैंडर्ड कोई नहीं है। आप किसी बिल्डिंग में देख लें, ये हमारी PWD की बिल्डिंग पंजाब में बनी, इंजीनियर्स की बिल्डिंग, तो उनके चीफ इंजीनियर बाय चांस सेक्रेटरी बन गए बाद में, उन्होंने कहा कि दिस बिल्डिंग इज बिल्ट बाय इंजीनियर्स फॉर इंजीनियर्स एंड इट्स इंसल्ट फॉर इंजीनियर्स, क्योंकि उसके जितने बुनियादी एलिमेंट हैं वो उस पर फॉलो नहीं किए गए। तो ये इस लिहाज से, अगर फिर आपका बहुत बड़ा एक इशू है, ये मैं इसलिए नॉलेज से, आगाही से बात कर रहा हूँ कि बजट बनाना किसी को नहीं आता है, क्योंकि बजट बनाने का जो सिस्टम है वो आपने क्लर्कों तक छोड़ा है। मैं आई एम आई विटनेस, मैं डायरेक्टर जनरल जब था तो वहाँ ग्रेड 16 का बंदा एक सेक्रेटरीट से आता था, हमसे एस्टीमेट लेता था, तो वो कहता, आप हंसेंगे, तो वो कहता था मेरा ख्याल है हाउसिंग वाले अच्छे हैं, इनको 7% एक्स और दे दे, बाकी वो फलां है वो बड़ा लड़ता है उसको 3% दे दे।
और वही जाके एस्टिमेट जाके हाई लेवल पे डिस्कशन होते हैं। इसकी मैं एक बहुत गंभीर मिसाल देता हूँ। मैंने 80s में एक रिसर्च आर्टिकल लिखा प्रोजेक्ट्स पे, उसमें मैंने कोई 10 प्रोजेक्ट लिए जो एक्नेक करता है। एक्नेक के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अब उसके 10 के मैंने 4 पैरामीटर बनाए, कॉस्ट ओवररन, टाइम ओवररन, चेंज इन डिजाइन, चेंज इन अपना ड्राइंग्स। कॉस्ट ओवररन एवरेज जो थी 5 से 7 साल थी, 500 से 700%। रिवीजन 3 to 7 times by ACNEC, headed by the Chief Prime Minister of Pakistan, and a team of PhDs, lot of PhDs working in planning commission. They are sitting there. It happened in their presence. और नतीजा ये हो कि आपके कॉस्ट ओवररन वो 5 to 7 टाइम चेंज इन ड्राइंग, चेंज इन अपने उसके ड्राइंग के बगैर काम होते रहे। ये आपका जो शेरशाह ब्रिज कराची वाला गिरा था, उसकी मैंने इंक्वायरी एज ऑडिटर मुझे भेजा गया था। उसमें जो ड्राइंग थी, उसके ड्राइंग किसी ने वॉच ही नहीं की। उसको ड्राइंग को ऑब्जेक्शन करते रहे कि इसकी ड्राइंग खराब है, और बाद में वो सारा जो ब्रेक किया आपके सामने नुकसान हुआ, 30 बंदे बंदी कितने मर गए सारा। बाद में पता चला कि ये डिजाइन का गड़बड़ था और हमने रिपोर्ट किया था लेकिन फॉलो नहीं हुआ था। तो ये सारी चीजें जो है ना आगाही से है। मेरा जो स्ट्रेस है, आगाही अपनी जुबान में जितनी हो सकती है किसी और जुबान में नहीं हो सकती। और दूसरा ट्रेजिक ये है कि इंजीनियर्स और जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, एमएनए, जब से खास तौर पे जो ग्रांट बांटनी शुरू किया एमएनए को, उनको मैं इसकी जमील भट्टी साहब, जी फरमाइए। सर बहुत शुक्रिया, हम कंटिन्यू रखेंगे और मजीद भी इंशाल्लाह दोबारा आपके पास आएंगे। तो अभी मैं हमारे प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है उसके मुताबिक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे प्रेसिडेंट सेवा फोरम के अरशद चौधरी साहब वो भी कुछ पार्टिसिपेट करें, देन वी विल मूव फर्दर। ठीक है, बिल्कुल। अरशद चौधरी जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपने तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने अपना टाइम निकाला और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय सुन रहे हैं, और इंशाल्लाह उसके बाद फिर हम उनसे सवाल जवाब भी करेंगे। मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि मेरी एक रिक्वेस्ट पे ऐसे बड़े बड़े दानिश्वर जो हैं वो आ जाते हैं और हमारे साथ अपने ख्यालात को शेयर करते हैं। इंशाल्लाह ये फोरम इसी चीज़ के लिए कि हमने लीडरशिप ग्रूम करनी है। इसका ऑब्जेक्टिव ही ये है कि हमारे लोग जो बात नहीं करते या वो खामोश रहते हैं या तहरीर पे जोर रखते हैं, हमें ऐसे लोगों को जुबान भी देनी है, उनकी रहनुमाई भी करनी है। जो हमारे दरमियान छोटे लोग बैठे हुए हैं एज वाइज, किसी और तरह से नहीं, उम्र में या तजर्बे में कम है, तो हमने आप भट्टी साहब जैसे या तारिक मुश्ताक साहब जैसे हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी बातें सुन के उनकी रहनुमाई में हमने चलना है आगे। तो हमारे लिए ये खुशी की बात है कि इस फोरम पे ये इंफरादियत है कि हमने मैं बहुत माजरत से कहता हूँ कि मैंने अपने दोस्तों को बहुत मुश्किल में डाला है कि मैं उनको कहता हूँ कि जनाब जो भी कहना है अपनी ज़ुबान मुबारक से कहें, उसके अंदर इखलाक और इखलास होगा, सब पे असर होगा। तो भट्टी साहब प्लीज़ मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप हमारी रहनुमाई करें कि हमारे मुल्क के जो बॉटल नेक्स थे, खा वो एडमिनिस्ट्रेशन में है या टेक्निकलिटीज़ में है या मैनेजमेंट में है, उन चीज़ों को हम कैसे एड्रेस करें ताकि हमारे जो नौजवान लोग हैं उनकी रहनुमाई हो, और हम आइंदा के लिए क्या लाहे अमल इख्तियार करें कि हम अपने लोगों को ये जो मसाइल हैं हमारे इस वक्त मुल्क के अंदर, इनको हमने किस तरह से हैंडल करना है, इसके ऊपर आप प्लीज़ हमारी रहनुमाई करते रहें। जी, इस वक्त जो बहुत से मसाइल करप्शन के कह रहे हैं ना लोग, वो डिस्क्रिशन की वजह से है कि इतनी डिस्क्रिशन। और डिस्क्रिशन क्यों है? आप पास ना डिपार्टमेंट की रिटर्न विजन है, ना रिटर्न पॉलिसी है, ना रिटर्न रूल्स और रेगुलेशन है। मैं रिटर्न की बात कर रहा हूँ, वैसे हैं कहाँ वो सीनो और 1857 वाले, ना उसका रिटर्न जो है ना अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है। लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथराइजेशन का नहीं पता कि रिस्पॉन्सिबिलिटी समथिंग एल्स, अथॉरिटी समथिंग एल्स। जब तक ये रिटर्न नहीं होंगे कोई पकड़ा नहीं जाएगा। आप देखें कितने कितने बड़े स्कैंडल, कोई नहीं पकड़ा जाता। तो रीजन कोई चीज डिफाइन ही नहीं है।
तो बेहतरीन दुनिया में जो काम किया है लोगों ने, अदारों ने, वो है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स आप बनाएं, SOPs बनाएं। जब तक कोई अदारा बनाता है सबसे पहले उसका मिशन लिखा जाता है, फिर उसकी पॉलिसी डिक्लेयर होती है, फिर उसके हद नज़र मद्द नज़र जिसको मैं विजन और वो कहता हूँ और वो रिटर्न होते हैं। उसके बाद फिर उसका आप लोग वहाँ मौजूद रहे हैं, माजी में आप लोगों ने की पोजीशन होल्ड की है, क्या आप लोगों ने उन प्रोसीजर्स को लिखना गवारा नहीं किया, या क्यों नहीं कर सके, या मजबूरियां क्या थी कि आप जो बातें हमें बता रहे हैं वो अमली तौर पे आप लोगों ने क्यों नहीं इम्प्लीमेंट की? इसकी बुनियादी वजह यह है कि हम नौकरी पेशा हैं। एक जो कमिटमेंट होती है लीडरशिप की, कमिटमेंट जो विजन से भी बड़ी चीज है। विजन, कमिटमेंट के बाद विजन आती है। वो कमिटमेंट है, नौकरी पेशा है सीनियर्स को खुश करने के लिए। मतलब मैं आपको एक बड़ी इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि मतलब प्रोसीजरल फ्लॉज कि रेलवे ने इंजन खरीदे चाइना से, 26 वफद गए वहां चेक करने, उनमें से एक भी इंजीनियर नहीं था। अल्लाह अकबर। अब मैंने SOP पे लिखा हुआ है, मतलब वो पुराना SOP है कि इंजीनियर जाएंगे, लेकिन चूंकि वो लीडिंग जनरल साहब थे और उनकी अपनी टीम थी खास थी, तो 26 विजिट हुए, 26 में से एक भी इंजीनियर था। नीचे आप हैरान होंगे कि हमारा है मीडियम रेंज गेज, उन्होंने ब्रॉड गेज इंजन बना दिए। जब यहाँ आए तो वो चल ही नहीं सके, उसके बॉडी चेंज करनी पड़ी, कई जगह प्लेटफॉर्म तोड़ने पड़े रेलवे के, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म में वो एडजस्ट नहीं हो रहा था उनका प्लेट। तो ये जो ऐसी भी जहाँ SOP है भी वहाँ डिस्क्रिशन है। अब जनरल की डिस्क्रिशन है, मतलब जनरल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनको तो कोई नहीं पूछता, मैं खुद रहा हूँ जनरल के साथ काम किया, उनका अपना एक स्टाइल है काम करने का। अब वो ब्यूरोक्रेसी ने भी वही अडॉप्ट कर लिया कि जो सीनियर ने कह दिया वही करना है। एक और चीज मैं बड़ी यहाँ डिस्कशन के साथ मैं कहूँगा, रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर ये मद्देनजर ये नहीं है। एक और आवाज है कि जब वो कहते हैं कि लिखने का रवाज नहीं है। मतलब मैंने हर पोजीशन में सीखा अपने वालिद से, मेरे वो कहते थे कभी कोई बात ना होना लिख के बात करो, इनकार भी करना है काम भी करना लिख के करो। तो मैंने कोई मतलब पिछले चंद साल की बात है, पंजाब के शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम ऑडिट वाले से बड़े तंग हैं, हम ऑडिट अथॉरिटी अपनी पंजाब की खुद बनाएंगे। वो उसका बन गया प्रोसीजर। उन्होंने उनका ही कंसल्टेंट हायर करो, किसी ने मेरा नाम ले दिया कि उसको हायर करें, उनका बड़ा तजर्बा है उसका। मुझे उन्होंने बुलाया, मीटिंग शीटिंग की, उन्होंने कहा ये हमने ये अथॉरिटी बनानी है, इसका हम SOPs बना दे सारा। मतलब मैंने स्टडी करी आगे, मैं 2 दिन बाद सेक्रेटरी को फोन किया, मैंने कहा जनाब ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ऑडिटर पाकिस्तान की मौजूदगी में इस तरह की अथॉरिटी नहीं बना सकता। आप इंटरनल कंट्रोल ऑडिटर बना सकते, चीफ इंटरनल ऑडिटर अथॉरिटी नहीं बना सकते। सारे कहें जी नहीं जी आपको पैसे से लेना है, कैसी गर्दा आप बना दे। मैं कहा नहीं यार ये कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी है, मैं कैसे बना दूँ, इसको शुरू करूँ। मैं कहा नोट लिखे, मिनिस्टर इज इंटेलिजेंट, वो मिसेस पाशा थी क्या, इंटेलिजेंट औरतें समझ जाएंगी, क्या नोट ना लिखे। मैंने कहा अच्छा मेरा नोट फॉरवर्ड कर दें। तो मैं लिखने से डरते हैं, और मैंने देखा अपनी जिंदगी में, अपने सीनियर से सीखा है, क्लर्क का नोट लिखा हुआ भी चीफ जस्टिस तक चेंज नहीं कर सकता इफ इट्स लॉजिकल। लेकिन आपको हमारे यहाँ लिखने का कोई रिवाज नहीं, कोई पकड़े ना, प्रोसीजर है। अब इसको कौन करेगा आपका सवाल। तो अब जब तक आप फ्रीडम नहीं देंगे सिविल सर्विस को, और सिविल सर्विस को, अब आप देखें जब तक आप मतलब जो सिस्टम के अंदर लोग हैं, अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हुए नहीं खड़े होंगे तो बाहर से तो कोई बंदा आपको कर नहीं सकेगा। तो हमारे सिस्टम में ऐसी क्या खराबी है कि हमारे लोग जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो खुद ही अपने आप को जलाते रहते हैं, और लेकिन सिस्टम में जाके खड़े नहीं हो पाते। एक लफ्ज है जहाद, ये इसको हमने तलवारों और गन्नों का जहाज बना लिया। नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग से वापस आ रहे थे, उन्होंने कहा था कि हम जहाद सगीरा से जहाद कबीरा की तरफ आ रहे हैं। ट्रू। तो हमारी ब्यूरोक्रेसी में ये स्पिरिट नहीं है। वो नौकरी करते हैं या ट्रांसफर ना हो जाए, या कि नाराज हो जाएगा क्या फायदा, चलो कुछ तो। अच्छा ऐसे भी है शुरफा, वो कहते हैं यार झगड़ा होगा, जो काम हो रहा है वो भी नहीं होगा। मतलब ये फाइट। और सर, मैंने अपनी जिंदगी सुना था सर, हमने तो सुना था कि तालीम इंसान को
बहादुर बना देती है, उसको शऊर दे देती है। और ख़ास तौर पे जो CSS क्वालिफाइड लोग होते हैं वो तो सुपर इंसान बन जाते हैं। तो वहाँ जाके क्या ऐसी बात है कि वहाँ जाको लुदड़ बन जाते हैं, कुछ उनके अंदर वो स्पाइन ही नहीं नजर आती। भाई आपको इल्म अल्लाह ने दिया है, तो इस इल्म की बुनियाद पे आपको खड़ा होना चाहिए। अगर आप वहां जाके फिर उन जाहिलों के आगे सरेंडर कर जाएंगे तो फिर आप ये जो माफूकुल फितरत आपने हमें CSS का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इसको डिमोलिश करें, खत्म करें इसको। फिर अगर आप स्पाइन नहीं है आपके अंदर, तो आपके ऊपर, माजर के साथ मैं लफ्ज इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, अगर किसी को तकलीफ तो मैं पहले माजर कर लेता हूँ, ये गधे के ऊपर किताबें लादने वाला सिस्टम हमें खत्म करना पड़ेगा, या इन किताबों का कोई असर होना नजर आना चाहिए सिस्टम के अंदर। अच्छा सर, मैंने को 30 मुल्कों के ऑफिसर से इंटरेक्ट किया है, मैं पढ़ाता हूँ ये सारे सब्जेक्ट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट वैल्यूएशन। जहाँ जहाँ ब्यूरोक्रेसी खत्म हुई है, बांग्लादेश की डेवलपमेंट की सबसे बड़ी वजह जो है हमसे फास्ट, उनके उन्होंने बैरिगेशन उड़ा के रख दी, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन खत्म कर दी। वहाँ जो डायरेक्टर जनरल है वो ही इज आंसरेबल, उसको कहा कि तुमने ये करना है, ये नहीं करना तो अफसरी करनी है। हमारे यहाँ अभी तक ये नहीं डिफाइन हुआ कि व्हाट इज द लेवल ऑफ सक्सेस, व्हाट इज द मेजर ऑफ सक्सेस। अब मसीह में देखे सेक्रेटरी फाइनेंस चारों सूबों को जमा कर देना चाहिए कि 45% डेवलपमेंट बजट खर्च नहीं हुआ। Do you understand? Yes. It's so simple. जी The first बिल्कुल। parameter, you have been given 100 rupees, you should spend for public interest, you fail to spend it. तो आप उसमें, लेकिन वो कुछ भी नहीं होगा, उस मिनिस्टर से कोई नहीं पूछेगा इतना पैसा क्यों नहीं खर्च हुआ, क्यों नहीं फैसला हुआ। अब ये हमारे यहाँ ये जो ऑरेंज ट्रेन बनी थी, जो हो गया, पहले बदमाश कर गए, सब कुछ कर गए, अब 1.5 साल हो गया उसको, ना किसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पता फर्क है, ना किसी को कन्वीनियंस का पता। जी सर, सिस्टम की बेहतरी के लिए इंशाल्लाह हमारी ये डिस्कशन जारी रहेगी, ताकि हम सिस्टम को मजीद रिफाइन करें और बेहतर करें। अभी जो हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो यस allow me to ask one question, more question, please. प्लीज अर्शद साहब। जी, थैंक यू वेरी मच। सर, मैं समझता हूँ कि जो ब्यूरोक्रेसी है ये हर रियासत की रीढ़ की हड्डी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये वो एक, और जितने भी इदारे हैं वो सारे रियासत के घोड़े हैं। लेकिन इन घोड़ों की जो काबिलियत है या इन घोड़ों की जो ताकत है, that demands to have some intelligent person who can ride these horses. अगर आप इन घोड़ों के ऊपर नाअहल किस्म के गधे बैठा देंगे तो वो सारा बुराई हमारी सिस्टम की नजर आएगी। इनफैक्ट हमें हमारी जहां बुराई है, हमारा उस वक्त तक वहां पे हम लोग नहीं जा रहे। हमारी बुराई हमारे जो सिविल जो इदारे हैं या सिविल हम लोग पढ़े लिखे जो लोग हैं, वो अपनी पढ़ाई को ना समझ सके, ना अपनी पढ़ाई को करें। हमने एक ब्लेम, मतलब उनको ब्यूरोक्रेसी को टारगेट किया हुआ है कि ये सारे निज़ाम की बुराई की जड़ ये है। मैं ये समझता हूँ अगर हम ये वो ऐसे घोड़े जो दौड़ने को तैयार हैं, इनको आप जहां पे भी लेके जाएंगे ये आपको लेके चलेंगे, आपको मंजिल मकसूद तक पहुंचाएंगे। लेकिन सवाल असल ये है कि इनके ऊपर राइड कौन कर रहा है। दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन आई थिंक विच आई एम लुकिंग आंसर फ्रॉम योर साइड कि जी इस घोड़े को हमने कैसे ऑर्गेनाइज करना और कैसे मैनेज करना है। अच्छा, मैं बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाक़ा सुना था। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का हमने इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी बनाना था, बड़ा हाई टेक। तो हमने एक पाकिस्तानी कंसल्टेंट डॉक्टर हैं, डॉक्टर अख्तर, 28 साल से यूरोप में काम कर रहे हैं, बायोलॉजी के बड़े माहिरीन हैं। हमने उनको स्पेशल गवर्नमेंट से इजाज़त लेके उनको हायर किया, कभी 4-5 लाख रुपए में। उन्होंने कहा जी हम 15 दिन यहाँ काम करूँगा, 15 दिन बाहर। वो 1.5 साल लगा रहा। जो बजट हमें मिल गया, गवर्नर उनको सलाम करता आने करने आता था। वो 1.5 साल हो गया, स्कूल वो अदारा ना स्टार्ट हो। एक दिन वो मैं ट्रेजर था, मुझे कहने लगी व्हाट इज रॉन्ग, टेल मी व्हाट इज रॉन्ग। मैंने उनको लिस्ट बना के दी, मैं दीज आर द इश्यूज दिस मैन इज सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी फलाना, P&D फलाना फलाना फलाना। कहते ओके कैन यू हेल्प मी टू गो टू देम। मैं कहा ओके। मैंने उनसे चीफ सेक्रेटरी से, सेक्रेटरी फाइनेंस से, P&D से टाइम लिया, मैं उनको साथ लेके चला गया। वी हैड लॉन्ग सिटिंग विद देम, सारा दिल लगा। और गवर्नर से भी बात कही। जब वापसी पे आ रहे थे कार में तो उनके बड़े खूबसूरत कमेंट थे, आपको उसका सब जवाब मिल जाएगा। उसने कहने लगा, मैं कहने लगा मैं दूर शहर में मेरी जिंदगी गुजरी। I came back in old city, went to my relatives,
after 28 years. The surprising thing is कि वहाँ जो है ना, जो हलवाई चेंज हो गया, उसने दुकान खूबसूरत बना ली, शीशे लगा लिए और मेजर वाली मशीन नहीं खरीद लिया, सब कुछ खरीद लिया, कपड़े भी अच्छे, उसने टाई भी लड़का रखा हुआ, सारा कुछ करे, कसाई भी बदल गया, मेरी मासी भी बदल गई, वो अच्छे कपड़े पहनती है, मोबाइल भी है उसके पास, एवरीथिंग क्या लगा। लेकिन एक और मैंने एक चीज और देखी कि हमारी जितनी ब्यूरोक्रेसी इंटेलिजेंट है, हाईली क्वालिफाइड है, जिसके पास भी जाता हूँ, इतनी यूरोप में नहीं है। लेकिन भाई हलवाई चेंज हो गया, कसाई चेंज हो गया, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी चेंज नहीं हुई। ये देखिए हमें कमेंट बोले कि दे वो उसी का वही स्टाइल जो है ना मैनेजमेंट का, जो अंग्रेजों के जमाने में था, जस्ट टू कीप फ्यू पीपल हैप्पी एंड डोंट बॉदर अबाउट द जनरल पब्लिक, एंड विद दिस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इट हैज गॉन वर्स्ट। But you can't believe, मैं लोगों को कोनियां मारते थे, मैं पब्लिक काउंसिल में, मेरी आदत थी, मुझे इतनी बेइज्जती होती थी, तो मेरे एक दिन एमएन ने एक दोस्त बन गया, वो मुझे कहने लगा तेनू बेइज्जती कराने की लोड़ है, मैं क्या, मैंने तो पैसे बेइज्जती तो मिलते हैं। I'm here to plead you। तो आपको समझ नहीं आती, तो मुझे तो हलाल ही तब होते जब मेरी बेइज्जती होती है। तो फिर उनको मैं उनको कहता था कि, और वाकई मैं जितने लोगों को जानता, मैं भी, मेरे भी उस्ताद हैं, मेंटर्स हैं, तो महकमे में नौकर अफसर। सर आप चूंकि इस निज़ाम का हिस्सा रहे हैं और आपने खुद सर्व करके देखा है, और तारिक मुश्ताक साहब भी मौजूद है इस फोरम पे, तो यकीनन बेहतरी की गुंजाइश तो हर निज़ाम में हर वक्त होती है, बेहतरी की गुंजाइश तो होती है जी। मैं अगर इजाजत दें, मुझे जी इख्तिसार के साथ फरमाइएगा। जी इख्तिसार के साथ। आई नो दैट, आई नो कि मेरी बातचीत काफी लंबी हो जाती है, मुझे उसको मुख्तसर करना है। पहले तो मैं भट्टी साहब आपको थोड़ा सा बांग्लादेश का बता दूं। आपने कहा कि वो हमसे बहुत आगे निकल गए। वो इसलिए आगे निकल गए कि वो अमेरिका का बगल बच्चा बन गया। हमें कोटा लग गया, इस कोटे से ज्यादा अपने पैसे चीजें एक्सपोर्ट नहीं करनी, और उनका कोटा खत्म हो गया, उनको ओपन कर दिया, और अमेरिका ने अपने ब्रांड्स वहां पे बनवाने शुरू कर दिए, और उनकी इकोनॉमी एकदम राइज कर गई। इकोनॉमी जब राइज कर जाए तो चीजें बेहतर हो जाए। सर एक छोटा सा सवाल कि वो कौन सा फैक्टर था जिसने अट्रैक्ट किया अमेरिका को कि वहां इन्वेस्ट करे? देखिए गदूम और वज़ई जो हमने बनाया वहाँ पे पाकिस्तान में, और गदूम में बहुत सारी फैसिलिटी दी हमने कॉटन इंडस्ट्री को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि हमारे यहाँ टैक्सेस लग गए, बिजली नहीं रहा, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो पूरी की पूरी जो कॉटन इंडस्ट्री, जो पाकिस्तान बड़ा प्रोड्यूसर है कॉटन का, वो सारा का सारा शिफ्ट हो गया बांग्लादेश में। तो हम उनको नहीं कहेंगे, हमारे अंदर भी कुछ लोग हैं जिन्होंने चीज़ों को रुकावटें दी और पूरी तरह फैसिलिटेट नहीं किए। तो हमारे खुद की पाकिस्तान की जो कॉटन इंडस्ट्री है वो सारी के सारी माइग्रेट हो गई है बांग्लादेश में। तो अल्टीमेटली सिर्फ अमेरिका ने ही नहीं उसको बगल बच्चा बना के वो किया, बल्कि हमारे गवर्नेंस इशू है कि हमने वहाँ पे उसको ये गवर्नेंस की वजह से जुनैद साहब, हमारे लोग उस वक्त वहां शिफ्ट हुए जिस वक्त हमारे लोगों ने ये देखा कि वहां पे कोटा नहीं है, उस वक्त हमारे लोग वहां से शिफ्ट हुए। गदून का फैसला एक वजह है, गदून का फैसला गलत फैसला था, उसको मैंने तो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट किया था। गदून का फैसला ये इसलिए किया गया था कि वहां पे पॉपी ना उगेगी, चर्च वगैरह जो है। अब इतने थोड़े से एरिया में आप कहते हैं कि जी हम इंडस्ट्री बना दें तो लोग वहां पे चर्च उगानी बंद कर देंगे, अफीम उगानी बंद कर देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात ये थी कि वहां ट्रेन नहीं जाती। जहां पे भी कोई इंडस्ट्रियल एरिया बनता है वहां पे ट्रेन जानी चाहिए, जहां ट्रेन नहीं जाती वहां पे इंडस्ट्रियल एरिया नहीं बनता। बिल्कुल सही। कॉटन इंडस्ट्री का वो एरिया ही नहीं था, कॉटन इंडस्ट्री वहां पे ले जानी ही नहीं चाहिए। तीसरी बात, हमारे लोग बेईमान, हमारे लोगों ने वहां पे कस्टम की फैसिलिटी हासिल की, मशीनरी गदून के नाम पे आई, लगी पंजाब में या सिंध में, तो वो भी अलाउ तो ब्यूरोक्रेसी ने किया होगा सर? नहीं, वो किसी ने अलाउ नहीं किया, वो चोरी छुपे। एक इंडस्ट्री शिफ्ट होती है या परमिट शिफ्ट होता है तो अप्रूवल्स होती हैं उसकी? परमिट नहीं शिफ्ट हुआ। मजेदारी की बात है कि परमिट नहीं शिफ्ट हुआ, वहां पे भी 2 ढांचे रख दिए और मेन फैक्ट्री वहां लगा ली।
अच्छा और वहां पे वो आए, रॉ मटेरियल आया जो कस्टम फ्री है, जी उस रॉ मटेरियल वहां रखा, अगले दिन उसको लोड किया, उसको बताया कि जी ये फिनिश्ड गुड्स है, और वो जी। रॉ मटेरियल वहां चला गया। जी अभी उसमें मैं डॉक्टर जमील हाशमी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, अगर आप इजाजत दें। जी डॉक्टर जी साहब। जी जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने सारी डिस्कशन सुनी है, तारक साहब की भी, भट्टी साहब की भी, अरशद साहब की भी। यहाँ पे एक चीज की कमी है, वो है आपकी जमीर की। यस, आगाही भी है, आगाही भी है, ना आगाही भी है। पढ़े लिखे भी हैं, करना भी चाहते हैं, कर नहीं सके कि उसके ऊपर उनके कोई बड़ा था नहीं। सिस्टम से बाहर निकल के तो मैं भी बात कर सकता हूँ, सारे बात कर सकते हैं। सिस्टम के अंदर बैठ के जिहाद करना अगर है तो वो वक्त है जिहाद करने का। ये कि इसमें जमीर जो है ना, जब तक हमारा जमीर नहीं जागेगा हम कुछ नहीं करेंगे। वो मैं हूं या मेरा कोई भी हो। जी बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब। जब तक जमीर जिंदा नहीं करेंगे कौम कभी जिंदा नहीं होगी। मुझे इजाजत है दो लफ्ज कहने की। हाशमी साहब, यहाँ वक्त बड़ा टाइट है, वरना मैं आपको अपने बहुत से एक्सपीरियंसेस बता सकता हूँ जहाँ पे कि हमने स्टैंड लिया, हत्ता कि हमने वर्ल्ड बैंक के सामने भी जाके स्टैंड लिया, और जहां हमने स्टैंड लिया वहां पे वो बात हमारी फेवर में आ गई। जनरल फजले हक जैसा सख्त आदमी जो था वो मान गया, जनरल जियाउल हक जैसा बंदा मान गया, लेकिन नवाज शरीफ जैसा बंदा और बेनजीर और जरदारी जैसे लोगों को नहीं मनाया जा सकता। बिल्कुल नहीं मनाया। जमीर की बात है, यहाँ सारी बात जमीर की। जमीर आपने मैं भी कुछ कहना चाहूंगा के मुताबिक एक फैसला करके उनके आगे एक पिक्चर रख दी। इरशाद साहब, इरशाद महमूद साहब, पिक्चर उनके आगे रख दी कि जनाब ये पिक्चर है, और उस पिक्चर के ऊपर उन्होंने देखा, प्राइम मिनिस्टर साहब नवाज शरीफ साहब थे, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा हाँ लगता तो ठीक ही है, पर इन पासे रखो, पहले असी जरा अपनी ट्राई कर लें। वही ना, जो करने वाले थे, डिसीजन मेकर थे, उनका जमीर, वो कोई भी हो, वहाँ डॉक्टर साहब और इरशाद महमूद साहब, टेक्नोक्रेट्स हैं, वो बेचारे क्या कर रहे हैं मुझे ये बता दें। मैं दरख्वास्त करूंगा कि अभी जी अभी चूंकि वक्त की किल्लत है और महदूद वक्त होता है हमारे पास, हमारे माशाल्लाह सारे साथी वक्त निकालते हैं, मशकूर हैं, तो अभी हम ये चाहेंगे कि हम इरशाद महमूद साहब को कुछ वक्त देंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे नए साथी जिन्होंने अभी ज्वाइन किया हमारे साथ, और कुछ जो हमारे यूथ है उनकी तरफ से भी कुछ थोड़ी सी पार्टिसिपेशन हो जाए, और फिर हम क्वेश्चन आंसर लेंगे, और फिर इरशाद महमूद साहब का भी उसमें हम तबसरा चाहेंगे मुख्तसरन। तो अभी अगर मैं लिस्ट में देख रहा हूँ कि मोहतरमा तंजीला हैं, अगर वो बात करना चाहें या कुछ सवाल पूछना चाहें, अगर वो मौजूद हैं तो प्लीज पार्टिसिपेट करें। और हमारे इरशाद एडवोकेट साहब हैं, मौजूद हैं अभी इस वक्त अगर फोरम पे, तो वो भी बात कर सकते हैं। जी इरशाद साहब, इरशाद एडवोकेट साहब मौजूद हैं आप? कुछ हिस्सा लेना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे? बस एक्चुअली मुझे टॉपिक के बारे में पता नहीं था, देर से मैंने ज्वाइन किया है, तो जी मैं पूछना कुछ नहीं चाहूंगा, बस आपकी बातें सुन रहे हैं। और जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इरशाद साहब, तो आपने माशाल्लाह टेक्स्ट मैसेजेस में बहुत कुछ लिख रहे हैं आप, तो मैं चाहूँगा जो कुछ आप टेक्स्ट में लिख रहे हैं, अगर आपके तहरीर और ख्याल, तखय्युल और ज़बान में अगर सिंक्रोनाइजेशन हो जाए, तो वो बात जो आपने टेक्स्ट में लिखी वो आप यहाँ ज़रूर करें प्लीज़। ये हमारे लीडरशिप ग्रूमिंग का है। जी जी, ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसे है कि जो बंदा ऑनेस्ट होता है और जो काम करना चाहता है, तो उसको सब लोग जो है ना यहाँ पागल समझते हैं कि ये पागल है। तो दूसरी बात ये है कि जैसे ऑडिट डिपार्टमेंट है पाकिस्तान में, अगर वो ऑनेस्टी पे आ जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन अगर कोई ऑनेस्टी पे अगर काम करता है, लेकिन जब कोई ऑनेस्टी पे काम करना चाहता है तो उसको काम करने नहीं दिया जाता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी मुझे इरशाद महमूद साहब, जी जी जी, मैं इस पे एक जो है ना, जी जी मुख्तसरन फरमाइए। मैं मुख्तसर अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि हम जो जिससे मैंने कहा ना था कि हम नायक और बेईमान एक ही कीमत में पड़ते हैं, तो असली वो तो जो ईमानदार बेईमान एक ही कीमत में पड़ते हैं। ईमानदार को हिकमत सीखनी चाहिए। हमारे यहाँ जो कहते हैं ना कि अमीर
काम नहीं। मैं सिंध गवर्नमेंट में मैंने एक प्रोसीजर बनाना था, तो पहले 3 कंसल्टेंट फेल हो गए। मुझे गोरे ने पूछा था क्या करेंगे, मैंने कहा मैं आई विल नॉट ओन। मैंने कहा कि आप, मैंने सिंध गवर्नमेंट के साथ मीटिंग की, तो मैंने सारा सिस्टम खुद बना के ले गया और उनके ऑफिसर को बांट दिया कि इसमें आप प्रोडक्शन कर दें। और मैंने चीफ सेक्रेटरी को यही बताया कि जनाब वो आपके बंदों ने बड़ा काम किया मेरे साथ मिलके करके, तो हमने ड्राफ्ट खुद बना के उनको नाम दे दिया कि हमने बनाया ही नहीं है। हाँ, हिकमत और मसलत यही है कि हिकमत से चला जाए, हिकमत से चला जाए। सिर्फ ऑनेस्टी कोई किसी काम की नहीं है जब तक आपको हिकमत नहीं है। ऑनेस्टी भी हो और साथ में हमें अपना काम प्रेजेंट करने का तरीका भी आता हो, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छी प्रेजेंटेशन हो। और चूंकि हमें तो अपने गोल्स अचीव करने हैं, उसके लिए जो भी रास्ता इख्तियार करना पड़े एक मुनासिब तरीके से हम वो जरूर इख्तियार करेंगे। तो अभी मैं चाहूंगा कि इरशाद जी मुख्तसरन बात कीजिए, फिर इरशाद महमूद साहब, उसके बाद आप थोड़ा फरमाइए। जी इरशाद महमूद साहब बात कर लें, फिर मैं नहीं, आप पहले मैं एक इरशाद साहब को वक्त देते हैं। मैं सिस्टम की एक खराबी आपको बताना चाहता हूँ, खास तौर पे भट्टी साहब को और हाशमी साहब, क्योंकि ये भी सिस्टम का एक हिस्सा रहे हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं वो शेयर कर लेता हूँ। जी जी जरूर फरमाइए। 89-90 में कोऑपरेटिव्स को चीफ मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, उन्होंने कहा कि इनको बंद कर दो और नेशनलाइज कर लो और इन सारों को पकड़ लो। ये एक प्रपोजल आ गई। चीफ सेक्रेटरी थे अनवर जाहिद, उन्होंने मुझे भी साथ इन्वॉल्व कर लिया। उन्होंने कहा कि आपकी क्या राय है। मैंने एक प्रपोजल दे दी। मेरी प्रपोजल क्या थी? मेरी प्रपोजल ये थी कि 17 को कंबाइन कर लें, इनको 4 कर दें, 4 में कन्वर्ट कर दें, इनको एक दूसरे में जम कर दें, किसी मुलाजिम को छुट्टी ना दें, किसी बंदे को अरेस्ट ना करें, जो इनके ओनर्स हैं कोऑपरेटिव्स के उनको हाउस अरेस्ट कर लें, ताकि जो इलीगल उन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है, प्रॉपर्टी बनाई हुई है, वो वापस आ जाए। और ये कोऑपरेटिव्स का जो आपने 17 को 4 में कन्वर्ट कर दिया, ये स्टेट बैंक के अंडर दे दें। मुझसे सवाल किया गया, सेक्रेटरी फाइनेंस पंजाब ने ये सवाल किया, इसका फायदा क्या होगा? मैंने कहा इसके 2 फायदे होंगे। एक तो लोग बेरोजगार नहीं होंगे, क्योंकि उस वक्त जो एस्टिमेट किया गया था इन 17 ऑर्गेनाइजेशन में कोई 2 लाख के करीब लोग एम्प्लॉयड थे, लोग बेरोजगार नहीं होंगे। दूसरा, कोऑपरेटिव्स में मेजॉरिटी जो पैसे आए हुए हैं वो गरीबों के, यतीमों के और बेवाओं के हैं। गरीब आदमी ने पैसे लालच में रखे हुए हैं कि लाख रुपए के पीछे हमें 2000 रुपये मिलेगा, उनके पैसे बर्बाद नहीं होंगे। ये प्रपोजल चीफ मिनिस्टर साहब के सामने पुटअप कर दी गई, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब का एजेंडा डिफरेंट था। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल सारों को पकड़ लो, सारों को नौकरी और इनको और नौकरियां मिल जाएंगी और पैसे वापस हो जाएंगे। आज तक लोगों को कोऑपरेटिव्स के पैसे वापस नहीं मिले। और जो मुलाजमीन थे वहां पे, जो बैंकों को छोड़ के आए थे, मैंने नौकरी के लिए परेशान हाल देखा है सड़कों के ऊपर थे। ये होती है बात विजन की और प्लानिंग की और इस पे सोचने की, और ये लीडर को सोचना चाहिए कि मैंने कैसे करना और कैसे नहीं करना। मलबा इसमें कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होता है उनका। ये नवाज शरीफ साहब को उस वक्त तो वेस्टेड इंटरेस्ट ये था कि वो कोई अवान साहब थे, जुल्फकार अवान, उसको मारना चाहते थे, चौधरियों को मारना चाहते थे, क्योंकि उनकी कोऑपरेटिव ऐसा ही था। उन्होंने कहा कि उसमें सारे ज़िबा हो गए। ये एक इंसिडेंट है मेरे पास। ये भी सिस्टम की हमारी एक बड़ी खराबी है, हमारे निजाम की एक बड़ी खराबी है। और अभी हम इरशाद महमूद साहब से चाहेंगे। जी जी अभी भट्टी साहब ने कहा था लोग लिखते नहीं है। अभी मैं चाहूंगा कि माइक इरशाद महमूद साहब ने डाली को दें। जी, आप इरशाद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैंने ग्लोबलाइजेशन पे, ग्लोबल इकोनॉमिक्स पे, इस टाइप के टॉपिक पे मैंने सैकड़ों आर्टिकल लिखे हैं, और ग्लोबल एंथम चेंज आवर वर्ल्ड मैंने यूट्यूब पे भी डाला हुआ है 5 साल पहले। तो मेरा अल्लाह के फजल से बहुत गहरा मुताला है इसके ऊपर। हमने पाकिस्तान तो बनाया है जिहाद असगर के हिसाब से, लेकिन उसके बाद हमने जिहाद अकबर किया ही नहीं।
तो हमारे अखलाक, हमारे वो सब चीज़ें, मामलात कहाँ जाएंगे? हम जब 5 पिलर इस्लाम का बताते हैं तो उसमें तो अखलाक और मामलात है ही नहीं, हालांकि वो नंबर 1 नहीं तो नंबर 2 नहीं तो नंबर 3 तो होना चाहिए। तो हमें एक रिविजिट करना पड़ेगा, रिफॉर्म करना पड़ेगा हर लिहाज से। अब हम आते हैं इकोनॉमिक पे। एक औरत क्या करे जब उसका बच्चा दूध से बिलक रहा है? वो कुछ भी कर सकती है, उसके पास पैसे नहीं है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगी। अमेरिका का ये है कि इसके पास जादुई छड़ी है। अब वो जिसके सर पे शफकत भरा हाथ रख दे वो ऊपर उठ जाता है। ताइवान से पहले बनाता था, लेकिन अब ताइवान क्योंकि चाइना के बहुत ही क्लोज हो गया है तो वहां से उसने हटाया, बांग्लादेश ले गया, पाकिस्तान से भी उठा करके उधर ले गया, वहां उसका टका ऊपर हो गया। वो जिस पे हाथ रखेगा उसका 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 जो उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो ये जो है एक इकोनॉमी जो चल रहा है उस बहुत ही बुरा हाल चल रहा है। हम भूल जाते हैं कि एक मशीन हजारों इंसान को बेरोजगार कर सकती है, लेकिन मैंने आज तक एक इंसान ऐसा नहीं देखा जो किसी भी एक मशीन को बेरोजगार कर दे। तो जब तक हम ये सब चीजें ध्यान में नहीं रखेंगे तो आगे हमें समझ में नहीं आएगा। हम लोग इफेक्ट्स देख रहे हैं, कॉज नहीं देख रहे। रूट कॉज कुछ और है। रूट कॉज है रूट कॉज है जादुई छड़ी। जादुई छड़ी अभी हमारे पास नहीं है, इंशाल्लाह आगे चल के मिलके होगा। अगर अरशद साहब, अगर हम अपने वसाइल पे भरोसा करते हुए मेहनत करेंगे तो ये जादुई छड़ी हमारे पास भी आ जाएगी। हमें मेहनत की जरूरत है। नहीं ये एक अलग है। ये अच्छा, जी आपकी बात सही है बिल्कुल। आप जिस नजरिए से बात कर रहे हैं वो भी सही है कि हम बड़ी ताकतों की तरफ देखते हैं। अभी मैं माजरत के साथ ये चाहूंगा कि कुछ सवालात अगर हों तो मुख्तसरन हम Q&A के सेशन भी कंडक्ट कर लें। तो हमारे जो आज के गेस्ट स्पीकर हैं जमील भट्टी साहब, उनसे अगर कोई सवाल हो किसी पार्टिसिपेंट का तो प्लीज फरमाइए। जी हैंड रेज कर सकते हैं अगर, या जैसे आप फरमाएं बात कर सकते हैं। सवाल कोई सवाल है जी? सवाल तो वही था जो डॉक्टर हाशमी साहब, हाँ जी, जो अपने अरशद साहब ने कर दिया पहले भी, कि सिस्टम में होते हुए जब खामियां और गलतियों का पता हो और वहां पे इंसान जहाद ना कर सकता हो तो बाद में आके वो बिगल बजाने का, तबलत बजाने का फायदा कोई नहीं होता। ये तो आप बात सच है, लेकिन बस मैं एक आप इजाज़त दें 1 मिनट में आपको अपना एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। मैं AG पंजाब था तो हमारे पेंशन की इतनी ह्यू कराई है सारी दुनिया में, तो हमारे पास SAP 3 था, उसका इस्तेमाल नहीं था। मैंने विद इन 1 ईयर सारे पाकिस्तान पंजाब का पेंशन का कंप्यूटराइज करवा दिया। We used to pay pension within 3 days. If documents are complete, we used to pay within 3 days. और अब पहले सिर्फ नेशनल बैंक से पेमेंट होती थी ट्रेजरी से। I contested with the state bank that every bank should oblige pensioners. वो मानते नहीं थे। Then उसको डायरेक्ट करवाया स्टेट बैंक से। आप you can get pension from every bank. आपको पहली तारीख को एक मैसेज आ जाता है कि आपकी पेंशन आ गई है, वरना अगर पेंशन नहीं आती थी तो साल लोगों को पता ही नहीं चलता था क्यों नहीं आ रही। तो एक सिस्टम की वजह से, और पेंशन को 3.5 लाख पेंशन है पंजाब में सिर्फ। वी गॉट एप्रिसिएशन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, क्योंकि SAP जो है वो इंडिया ने भी इम्प्लीमेंट किया, बांग्लादेश में भी, बट वी वर द फर्स्ट टू यूज दिस। और हमारा बजट का रिकॉन्सिलिएशन SAP की वजह से इंडिया और बांग्लादेश से बहुत बेहतर था। हमने 97 तक रिकॉन्सिलिएशन बजट का ले गए जो 60% था। सिर्फ सिस्टम में 1-2 पॉइंट बीच में लाने के लिए ये सिस्टम बेखूबी पाकिस्तान। यहाँ एक चीज़ मैं यूथ को साथ कहना चाहता हूँ, मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं बात का हो सकता है मैं गलत हूँ या मुहब्बे वतनी में कहता हूँ कि हमने इंडिया और चाइना से ज़्यादा तरक्की की है। कुछ लोगों को, बच्चों को हमने बताया नहीं हमने शुरू कहाँ से किया। वी वर फ्रॉम माइनस, वी स्टार्टेड फ्रॉम माइनस। 70 लाख आपने महाजिन को सेटल किया, ना आपका सिस्टम था, ना पैसे थे, ना ब्यूरोक्रेसी थी, कुछ आपने वो सारा कर लिया। मैं अक्सर बच्चों को स्कूलों में जाता हूँ, मैं कहता हूँ जब पाकिस्तान बना 47 में लाहौर में 337 गाड़ियाँ रजिस्टर्ड थी, ट्रक, बस, मोटरसाइकिल। पिछले साल का फिगर है 1,17,00,000, जिसमें 37 लाख मोटरसाइकिल है, बाकी व्हीकल है। तो पाकिस्तान हमने यहाँ तक पहुँचाया, ये मुजदा है। हमारे पास साइकिल बनाने की नहीं थी। अब आपके पास 2 टेक्सटाइल मिल रही थी, इस वक्त 2200 टेक्सटाइल मिल रहे हैं। आप मेजर दुनिया तो हमने एटम बम बना लिया, जिसके पास साइकिल बनाने के लिए आपके चेन जो
आपको मेरे सेक्रेटरी, मेरे वालिद के सेक्रेटरी थे, वो बताते जब पाकिस्तान बना तो हमें लेबर जो है मैक्टियाँ जो थी यहाँ मैं उनके लिए परमिट लेके इंडिया से बंदे मंगवाते थे वर्कर। तो जी भट्टी साहब, जी 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 आपका पॉइंट आ गया माशाल्लाह। वाकई ही इस पहलू से तो इत्मीनान बख्श है। अभी मैं चूंकि वक्त की किल्लत है, कुछ वक्त अरशद साहब और हमारे सीवा के सेक्रेटरी जनरल हैं सैयद जुनैद अहमद, ये इन दोनों से दरख्वास्त करूंगा कि मुख्तसरन अपने ख्यालात का इजहार करें और इस प्रोग्राम को वाइंड अप कर सकें। जी अरशद साहब। मेरा ख्याल है कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं शायद। आपका माइक्रोफोन म्यूट है, अनम्यूट करें। अच्छा सॉरी। अच्छा भट्टी साहब, मेरा एक क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इस काबिल नहीं है कि अपना बजट खुद तैयार करें या करना नहीं चाहते? जी, वो जब डायरेक्शन उपसे मिल जाए कि इस दफा फलां को पैसे नहीं देने, मेरे पास हम एक परफॉर्मेंस एवेल्यूशन का फार्मूला इंटरनेशनल जो हम इस्तेमाल करते हैं, मैं एज एजी भी रहा हूँ तब भी करता था, उसको कहते हैं 3 E's ऑडिट: इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, एथिक्स एंड एनवायरनमेंट। आप इस किसी बंदे पर लागू दे के सारे अंदर हो जाएंगे। कोई इकोनॉमी में बड़ा खुश है, ईमानदार से चीजें खरीद रहा है, एसी खरीद लिए 2 साल पहले खरीद लिए एसी, वो बड़ा खुश है कि जनाब 10 लाख का जो एसी था मैंने 3.5 लाख का खरीद लिया, लेकिन ये नहीं बताता कि मैंने 2 साल से पड़ा हुआ है फालतू और उसमें जंग लग जाएगा। इस तरह एफिशिएंसी है, वो कहता है जी मैंने स्कूल बना दिया, स्कूल में स्कूल टीचर ही नहीं है, तो एफिशिएंसी कहाँ से होगी? इफेक्टिवनेस ये है कि आपने 500 बच्चा भर्ती कर लिया, मैट्रिक में 90% फेल हो गए, ये इफेक्टिवनेस है? तो ये इस एंगल से अगर देखा जाए तो ये इसके लिए हमने कोई प्रोसीजर मतलब अडॉप्ट बनाया है या बना सकते हैं? मैं चाहता हूँ कि एक प्रोसीजरल डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में हो कि एक मुल्क का बजट कैसे हमने मैनेज करना है और ऑर्गेनाइज करने और डेवलप कैसे करना है। नहीं जी, ये तो प्रोसीजर बने हुए हैं। हमारा जो है ना पाकिस्तान में ऑडिट अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बनाया हुआ बजट का प्रोसीजर, पहले सिर्फ हर साल का बनता था, अब 3 साल का बनता है, वो बिल्कुल है। लेकिन उसकी इम्प्लीमेंट, अब मैं उसका मैं मिसाल देता हूँ, हमने एक सिस्टम बनाया, एजी ने ऑडिटर ने मिल के फाइनेंस से, कि एक बार सेक्रेटरी फाइनेंस बजट डाल देगा ना कंप्यूटर पे, फिर उसको विड्रॉ नहीं कर सकता, इट्स इलीगल। लेकिन चारों सूबों में फेडरल में ये होता है कि आपको बजट मिल गया, मतलब हाउसिंग के डिपार्टमेंट को बजट मिल गया 3 बिलियन का, और कंप्यूटर पे लोड हो गया, उसको पता है ये मैंने से काम करना। अब मई में आगे जनाब एकदम कट लग जाएगा कि ये आपका 30% कट लग गया, आपके जितने उसके प्रोजेक्ट्स हैं। ये जो बदमाशी है कि मैं सॉरी टू यूज द वर्ड, ये सारी जो डिस्क्रिशन, जिसको मैंने शुरू में कहा था कि डिस्क्रिशन जो है ना, ये खत्म होनी चाहिए। ये प्रोसीजर हैं, बन चुके हैं, इम्प्लीमेंट भी हुए हैं, तरक्की भी यहाँ तक हुई है। पंजाब में बजट 95% तक खर्च होता रहा है। हमारे नेशनल जो हमारे जो IMF या दूसरे जो, वो हमारे मुल्क का बजट क्यों तैयार करते हैं? वो इसलिए तैयार करते हैं कि मेजर ग्रांट्स, वो एडजस्टमेंट उन्होंने देनी होती है। आपका जो है ना खसारा, वो उन्होंने पूरा करना होता है, लिहाजा वो आपको ट्रिक्स बताते हैं, आप उनसे खुद पूछते हैं। मतलब मैं एडिशनल AGPR पंजाब रहा हूँ, काबिल शर्म था। मैं उस जमाने की बात करते जब नवाज शरीफ साहब मिनिस्टर था, हम पे पाबंदियां लगने लगी थी, तो हमारे हर महीने दूसरे दिन हमें सेक्रेटरी फाइनेंस फेडरल बुला रहे थे, सारे सूबों को डांटते थे कि ये क्या है। मैंने एक दिन उनसे पूछा, सर कि ये IMF वालों को क्या ज़रूरत है, वर्ल्ड बैंक को, उनको कहने लगा उनको ये ज़रूरत है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उन्होंने कहा ये इसलिए पीछे पड़े हुए कि आपके बजट में स्टेट बैंक के फिगर में, ऑडिटर के फिगर में 34 बिलियन का डिफरेंस आ रहा है। अब इनको डिफरेंस का फिक्र नहीं है, उनको खतरा ये है कि 34 बिलियन से कोई एटम बम और तो नहीं बना रहे, ये कोई डाइवर्ट तो नहीं कर लिए। नहीं, ये बजट में जब बजट करते हैं तो नॉर्मली 100% या 200% ऐड करते हैं उसके ऊपर कि अनफोर्सीन या एक्सीडेंट या कोई ऐसी कंटीजेंसी के तौर पे, या वो 100% या 200% कर लेते हैं। मुझे पता है कि हमारे बजट के अंदर ये 200 से मतलब 300 से 500% तक भी ये बजट के अंदर चला गया है।
जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हमारे कंट्री का जो इकोनॉमिक सिस्टम बैठा है उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमने एग्जेजरेट किया है और बजट को ओवर एस्टिमेट किया है, और उसकी वजह से हम लोग डिप्राइव जो एक्चुअली हमारे कॉस्ट होती है या एक्चुअल हमारी जो एक्सेस होती है उस चीज के ऊपर जाती नहीं है। और ये जो 500% 600% का एडिशन जो बजट के ऊपर लगाया जाता है वो हमारी तबाही का बाइस बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब उसमें बड़े इंटरेस्टिंग बात है, ये जो आपने एक्सेस की बात की ना, हमारा जब बजट बनता है तो उसमें ओवर एस्टिमेशन होती है, इन एंटिसिपेशन। एक तो होता है कि हम ये कर लेंगे, शायद हो जाए। अब शायद इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में कोई चीज नहीं है कि हमारे यहाँ शायद बहुत चलती है। सेकंड है कि शायद वर्ल्ड बैंक दे दे, शायद IMF दे दे, शायद वहां से प्रोजेक्ट मिल जाए। अब प्रोजेक्ट, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं 90 में वर्ल्ड इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जद्दा ने हमें हायर किया टू रन ए कोर्स फॉर प्रोजेक्ट्स। वहां जाके मुझे पता चला कि उनके पास इतने पैसे हैं कि वो कोई लेने वाला नहीं है। पाकिस्तान के प्रोजेक्ट सबसे कम थे। तो मैंने उनके प्रेसिडेंट से पूछा कि व्हाट इज द रीजन व्हाई वी आर मुस्लिम कंट्री, व्हाई यू डोंट प्रेफर टू गिव लोन टू अस। उसने कहा यू डोंट आस्क फॉर इट, यू आस्क फॉर मनी, यू डोंट सबमिट प्रोजेक्ट्स। उनकी कंडीशन ये है कि वर्ल्ड बैंक की सबके पास पैसे पड़े हैं, मैं खुद इनके साथ के काम करता हूँ। दे वांट फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स, टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट, यू वी जस्ट वांट बजट। हमारी गवर्नमेंट का मेजर फर्ज है ना कि हमें पैसे दे दें जी हमारे बजट में। इसीलिए ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੋਇਆ मिस्टर प्रेसिडेंट करने बगैर सारा मसला हल नहीं होना। हाँ जी, मैं एक मिनट मतलब होया कुत्ता कढ़िया बगैर मसला हल नहीं होना। कुएं में से जितना मर्जी पानी निकालते रहे जब तक वो गंदगी। एक मिनट मैं लेना चाहता हूँ, होता तो करना पैना ना। हाँ हाफ सेकंड में लेना। जी तारिक जी साहब, जी हम उनको बताते ही नहीं है, हम उनको बताते ही नहीं है कि हमें कहाँ प्रॉब्लम है और हमने क्या करना है पैसों का। यस यस। और जो वो दे रहे हैं वो उनको हमने यूटिलाइज कैसे करना है। अगर हम उनको बताएं 3 कंसेक्टिव ईयर्स में मैं इसमें साथ जाता रहा हूं, जब हम उनको बताते थे कि ये प्रॉब्लम है वो उसी वक्त एग्री करते थे कि हाँ जी ठीक है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम खुद अभी जिस वक्त हम नहीं बताते तो उनको फौरन शक होता है कि उन्होंने पैसे खा जाने। गुजारिश ये है कि हमारे पार्टिसिपेंट हैं अकील अहमद साहब, बहुत देर से कुछ पूछना चाह रहे हैं और उसके बाद मैं गुजारिश करूंगा जैसे जुनैद अहमद से। तो अकील अहमद प्लीज आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पूछना ये था कि जैसा कि इन्होंने फरमाया कि सिस्टम में काफ़ी खराबियां रही हैं, तो अपने तजर्बे की रोशनी में ये क्या मेजर्स और रिकमेंडेशंस रेकमेंड करेंगे फॉर द पाकिस्तानीज टू अप्लाई दोज सॉर्ट ऑफ थिंग्स टू मेक पाकिस्तान गो ऑन द राइट ट्रैक अंडर हिज knowledge what he has done for Pakistan, please. अच्छा देखिए, जिससे मैंने अर्ज किया कि दुनिया ने जो सक्सेस हासिल किया, मलेशिया में मैं रहा हूँ, सिंगापुर में फिर रहा हूँ, थाईलैंड में फिर रहा हूँ, चाइना, वो प्रोसीजर सिंपल कर दें हम। मतलब इस वक्त आपने किसी चीज़ के लाइसेंस लेना है ना, मैंने स्कूल खोलना है, मुझे 13 डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ता है। राइट। अब मतलब एक हमारे LDA में एक, मैं जब मैं डिप्टी डायरेक्टर होता था, एक आर्किटेक्ट आ गए, उन्होंने इतना खूबसूरत काम किया। उन्होंने क्या किया कि 200 नक्शे बनाए, 5 मरले 10 मरले एक कनाल के, और उसकी किताब छाप दी और कहा कि जो इसमें से नक्शा बनाएगा उसको अप्रूवल की जरूरत नहीं, पैसे जमा कराए और मकान बना ले। अब उसमें 80-90% करप्शन खत्म हो गई, लेकिन बाद के लोगों ने उसको फिर खत्म कर दिया, क्योंकि और फिर ये कि सारी दुनिया में ये है उनका अपना इंटरेस्ट खत्म हो रहा था, उनका इंटरेस्ट खत्म। अब उसको ये तो ऊपर वालों को देखना चाहिए ना कि ये इतना अच्छा भलाई होगी सर करके, जितने प्रोसीजर सिंपल कर रहे हैं उतना बेहतर है। जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा जुनैद साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, क्या है? हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि इस तमाम इकोनॉमिकल क्राइसिस, ये जो कुछ भी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, तो आने वाली जो नस्ल है, हमारी जो यूथ है, वो
इसको किस तरह कोप कर सकती है और उसका क्या रोल हो सकता है यूथ का, क्योंकि हम लोग लीडरशिप ग्रूमिंग की बात कर रहे हैं। तो अगर हम नए लीडर्स डेवलप करके आगे लाते हैं तो उनको किस जहद पे चलना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान के जो ये क्राइसिस हैं सब खत्म हो जाए। आपके जवाब के बाद मैं इरशाद महमूद साहब से भी बोलूँगा, सॉरी एडवोकेट इरशाद साहब से भी बोलूँगा, क्योंकि वो भी कुछ क्वेश्चन लेना चाह रहे हैं। तो काइंडली मेरे जवाब देते हैं, फिर उसके बाद आप वो कीजिएगा। थैंक यू। इसमें मेरी सबमिशन है, मैं कभी कभी स्कूलों कॉलेजों में जाता हूँ, मेरी सबमिशन है कि नौजवान लीडरशिप का कमाल है कि वो हमारे यहाँ सब ने, माँ बाप ने भी सिखाया, हुकूमत ने भी सिखाया, सब ने सिखाया कि पैसे दो फिर मेरी फुर्तियाँ देखो। आइडिया की कोई कीमत नहीं है। यूथ को हमने ये सिखाना है कि आपने बगैर वसाइल के प्लान करना है, वसाइल खुद आपको फॉलो करेंगे। हमारे यहाँ आप अनफॉर्चुनेटली हमने अपने बच्चों को भी, हुकूमत भी, ब्यूरोक्रेट भी यही करते हैं कि हमें पैसे दें। हालांकि पैसा इज वन फैक्टर, योर आइडिया इज द बेस्ट। अगर आप आइडिया लेके उसको बाहर निकलें और क्वांटम ना देखें, क्वांटम इंक्रीज, इफ आइडिया इज सक्सेसफुल, क्वांटम इंक्रीज करना कोई मुश्किल नहीं है। तो हमारी यूथ को ये मैसेज है कि आप जो है ना अपने आइडियाज, और आइडियाज लाजम है कि नॉलेज के साथ आते हैं, अपना एक्सपीरियंस करें। अब हमारे यहाँ 22-23 साल तक तो बच्चा माँ बाप पे डिपेंडेंट होता है, कोई काम ही नहीं करता, इनिशिएटिव ही नहीं लेता। उनको इनिशिएटिव दिलवाएं, इनिशिएटिव लेंगे, गलतियां करेंगे तो छोटे से बड़ा होगा। इस वक्त हमारे यूथ का प्रॉब्लम ये है, दे आर एमलेस, उनका गोल का ही नहीं पता। वो चाहते हैं कि माँ बाप यहाँ फिट कर दें, या ये जो कॉन्सेप्ट सिफारिशी, इतना सिफारिश नहीं है पाकिस्तान में, मेरा एक्सपीरियंस है, जितना प्रीच हुआ है कि इसके बगैर हो ही नहीं सकता। तो आप अपना नौजवान को किल कर दिया कि आप तो सिफारिश के बगैर काम ही नहीं होना। अभी मैं मसलन मिसाल अक्सर देता हूँ अब्दुल ईदी साहब की। उन्हें कहाँ से शुरू किया, उन्हें काम शुरू कर दिया, मुर्दे नहलाना शुरू कर दिया, और दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस सारी बना ली। शिबा, बेशुमार लोग हैं इस तरह कंपनी। मैं ऐसे लाहौर में जानता हूँ, मुंशी हॉस्पिटल, उन्होंने एक छोटा सा बाबा अनपढ़ था, उसे हॉस्पिटल करोड़ों का हॉस्पिटल बना दिया। तो ये नौजवानों को हमने मैसेज देना है कि भाई साहब अपने आगाही पैदा करें, एम्बिशियस हो, और उसके लिए प्लानिंग करें और इनिशिएटिव लें, स्टार्ट तो करें ना। और अब इसके बगैर, और आइडिया सेल हो रहे हैं आजकल पैसे से ज्यादा कीमती आइडिया है। तो ये यूथ को हमने मैसेज देना है कि अपने प्लानिंग करें और स्टार्ट फ्रॉम जीरो। मतलब ये पहले नहीं कि ये वो प्लाट ला दा थे, वो गड्डी ला दा थी, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वर्क नहीं कर रहा। अब वो को हर बंदे को अपने कैपेबिलिटी, अपने एनर्जीज, अपने सारे देख के उसके मुताबिक वो प्लान करे और इनिशिएटिव ले। इसके बगैर नौजवान आगे नहीं बढ़ सकते, डिपेंडेंस से वो आगे नहीं बढ़ सकते। कंपटीशन का जमाना है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि मैं देखता हूँ जब भी कभी यूरोप वगैरह का विजिट करता हूँ, तो देखता हूँ कि वहाँ पे जो लोग एक्सपर्ट्स हैं अपने काम में, उसकी वजह बेसिकली यही है कि वो हमारे पाकिस्तानी नौजवानों की तरह पहले डॉक्टर या इंजीनियर या CSP ऑफिसर बन के आगे खिदमत नहीं करेंगे। बल्कि मैंने देखा है कि वो जब 17-18 साल के होते हैं तो इनिशियली किसी फैक्ट्री में लग जाते हैं, काम करते हैं अपने हाथों से, और फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते तरक्की करते हुए जो है ना वो कुछ बनते हैं। यानी हम डिपेंडेंट है अपने वालिदैन पे या अपने भाई बहनों पे, और वो शुरू से ही स्किल लेते हैं और फिर आके जो है ना मशीन, अब मिसाल के तौर पे अगर हम मशीनें लेते हैं कुछ, तो कौन आके उन मशीनों को इंस्टॉल कर रहा होता है? वो हमारे जैसे ही छोटा मोटा बंदा होता है जो कि वो इंस्टॉल कर रहा होता है मशीनें, लेकिन वो एक्सपर्ट होता है। उसकी वजह यह है कि वो शुरू से कर रहा होता है एक फील्ड में काम, और बड़े होते होते जो ना वो किसी मुकाम तक पहुंच चुका होता है। हम इस चीज पे होते हैं कि मैंने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तभी हमने आगे बढ़ना है। बिल्कुल सही कहा। आपका जो सवाल था उसको मैं, भट्टी साहब ने जो आंसर दिया उसमें सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि हमारी जो यूथ है उनका मतलब मॉरल वैल्यूज के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन होनी चाहिए। अगर हमारी यूथ को एजुकेशन के अंदर इब्तदाई तौर पे बता दिया जाए कि इखलाकियात क्या चीज हैं और किस तरह से आपकी इखलाकियात इंप्रूव हो सकती हैं, और जब तक आप मॉरल वैल्यूज को लेके नहीं चलेंगे आप बड़े इंसान नहीं बन सकते। तो जब आप मॉरल वैल्यूज को लेके चलेंगे तो आप बड़े अच्छे ताजिर भी बन सकते हैं, बड़े अच्छे इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर, जो भी फील्ड आपकी है उसकी बुनियाद जो है वो मॉरल वैल्यूज है। तो हमें मॉरल वैल्यूज को प्रमोट करना चाहिए बजाय किसी और चीज के। देखिए ऐसा मॉरल वैल्यूज के बगैर तो आप अच्छी फैमिली नहीं बना सकते, बाप अच्छे नहीं बन सकते, बेटे अच्छे नहीं बन सकते, खामद अच्छे नहीं बन सकते। ये तो बुनियादी चीज है इंसान को, जो अल्लाह ताला ने के नबी ने ये सिखाई है वो यही है। बिल्कुल सही कहा। यहाँ यूरोप, अमेरिका, कनाडा में ये करते हैं कि पहले जो है पहली जमात से ही बच्चे को प्रोजेक्ट के नाम से चलाते हैं, एक एक चीजें प्रोजेक्ट
पहली जमात में प्रोजेक्ट, दूसरी जमात में प्रोजेक्ट, 10वीं जमात में, 12वीं जमात में प्रोजेक्ट, फिर वो जब यूनिवर्सिटी में जाता है वो टॉप करता है, आगे बढ़ता है, आगे फिर जो फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, और जब एक्चुअल फील्ड में आता है तो वो काम करके देता है। हमारे यहाँ होता है कि रटिफिकेशन, रट के पास हो के आगे गए तो ये क्या है पता ही नहीं। तालीम के साथ तरबियत की बहुत अहमियत है, और जब तक तरबियत ना हो तालीम का वो आप फायदा नहीं उठा सकते। अब यहाँ पे देखें, नॉर्थ, ये मैं कनाडा की बात कर रहा हूँ, यहाँ बच्चों को वॉलेंटियर जॉब करने की बड़ी जबरदस्त अहमियत बताई गई है और उनको मार्क्स मिलते हैं। उस दौरान में वो उनकी तरबियत होती है, वो एजुकेशन अपनी जगह पे होती है, लेकिन वॉलेंटियर काम करते हुए वो सीखते हैं कि प्रैक्टिकली हमने क्या करना है और हम किस तरह करेंगे। असल में ये भी हमारे यूथ को प्रैक्टिकल, जब तक आप तरबियत नहीं देंगे, उनको वॉलंटियरी एक जॉब में, एक प्रोजेक्ट में नहीं इस्तेमाल करेंगे, उनको आप मौका ही नहीं देंगे, तो कहाँ वो लीडर बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल उसके बगैर। बिल्कुल सही बात, एग्रीड। तालीम के साथ तरबियत बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। तरबियत नहीं है तो तालीम का फायदा, प्रैक्टिकल लाइफ नहीं, आपको किताबें तो वो बड़ी बात जैसे गधे के ऊपर डाल दें आप। तरबियत जब तक आप उनको सीखने का मौका नहीं देंगे, उनकी गलतियों वो काम करेंगे, गलती करेंगे, निशानदेही नहीं करेंगे, तो कैसे उन्हें पता चलेगा कि ये काम इस तरह करना था, ये इस तरह नहीं किया गया। जी बिल्कुल, माशाल्लाह बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन रही। और अभी हम चूंकि हमारे पास वक्त की भी किल्लत है और प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारे फोरम के एक बड़े फ़ाल साथी हैं बाबर हुसैन साहब, अगर वो मौजूद हैं और कुछ कहना चाहें तो प्लीज। बाबर भाई मौजूद हैं? शायद मौजूद नहीं है। अभी मैं चाहूंगा कि हम प्रोग्राम को वाइंड अप करें, तो फाइनल वर्ड्स के लिए अरशद चौधरी साहब आप प्रोग्राम को कंक्लूड कर दें और आपके इख्तितामी अल्फाज के साथ हम प्रोग्राम में इसको ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। जी आपका माइक ऑन कीजिए प्लीज। जी सॉरी, बहुत शुक्रिया आमिर साहब, और मैं अपने तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ। जिस तरह हम चाहते हैं कि जिस तरह आगाज़ भट्टी साहब से हमने किया था, तो मैं चाहता हूँ कि इख्तितामी अल्फाज भी भट्टी साहब अदा करें, ताकि एक पूरा सेशन कंक्लूड हो जाए, और जो वो बच्चों को या बड़ों को जो बेहतर तरीके से वो नसीहत करना चाहते हैं करें। ये हमारी खुशी होगी कि हम इस प्रोग्राम की निस्बत हर दफ़ा हमारा ये प्रोग्राम बेहतर से बेहतर होता चला जा रहा है। और मैं चाहता हूँ भट्टी साहब आप इसको कंक्लूड करें। जी बहुत मुनासिब है। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। एक्चुअली कुछ तालीम और तरबियत की बातें हुई, बहुत खूबसूरत ये पहलू है। तालीम के बगैर तरबियत और तरबियत के बगैर तालीम बेकार है। अब मैं हमारे बचपन में बेशुमार चीज़ें हमें इनकलकेट की गई, भाई वो हैबिट का हिस्सा बन गई। मतलब हम पानी वेस्ट नहीं करते, कहते थे कि ये नमक गिर गया तो आंखों से उठाना पड़ेगा, ये तरबियत का एक तरीका था। मैं 3 पीस सूट पहना हुआ, मैं गाड़ी से भी निकलूँ, सामने अगर ईंट पड़ी है तो मैं उठाने का आदी हूँ, क्योंकि मैंने साबित कर दिया, घर वालों ने ट्रेन कर दिया, घर में रास्ते में चीज़ पड़ी हुई नहीं उठाना, उसका बड़ा स्वभाव है। अच्छा, 2 चीज़ें बताई तो अब हम अपनी औलाद को नहीं सिखा पा रहे। एक तो कि अल्लाह ने 2 चीज़ों की गारंटी दी है। एक जिंदगी की, आपको कोई मार नहीं सकता जब आप तक आपका टाइम मुकर्रर नहीं है। सेकंड, रिज्क की, रिज्क आपका मुकर्रर है। अब रिज्क को हमने डिफाइन गलत कर दिया, औलाद को रिज्क को हमने कैश से एसोसिएट कर दिया। रिज्क कैश नहीं है। अच्छे माँ बाप, अच्छी बीवी, अच्छे हमसाए, अच्छी सेहत, ये सारा रिज्क है। इसकी वजह से हम सारे कैश के पीछे भागते हैं कि कैश लो, सब रिलेशन खराब कर लिए हमने, माँ बाप से, बहन भाइयों से, चाचा ताया से, इस कैश के पीछे के नुकसान ना हो जाए। जबकि रिज्क बढ़ता है इन सब रिश्तों पे खर्च करने से। रिज्क के साथ साथ आपका ईमान जो मजबूत होता है, आपकी लाइफ बेहतर होती है। तो इस लिहाज से हमें ये बच्चों को ये भी सिखाना है, ये मोरालिटी के बुनियादी चीज़ें हैं कि जनाब आपको रिज्क की फिक्र नहीं करनी, आपको इज्जत की फिक्र, ये अल्लाह के हाथ में। आपने मेहनत करके अपना मुकाम बनाना, ये साथ साथ मिलता जाएगा, ये अल्लाह का वादा है। ना आपको कोई मार सकता है, ना आपका कोई रिस्क छीन सकता है। तो बुनियादी चीजें बहुत शुक्रिया जी, ये शामिल करना बहुत जरूरी है। बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। तो मैं तमाम शुरका का शुक्रिया अदा करता हूँ जी,
और चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद।